So children, before starting off with the chapter, I would like to tell you a very important thing, and that is this chapter is quite a long one. ठीक है, ये चैप्टर अच्छा खासा लंबा है और इसमें जो कोर पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली नॉट मिस देम. ठीक है, इसीलिए मैंने ये वन शॉट डिज़ाइन किया ताकि आप एक बार में सारी चीज़ों को रिमेंबर कर सकें. तो पहले देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है चैप्टर में. टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर: व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वी आर गोइंग टू डिस्कस. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी आर गोइंग टू डिस्कस. शुड आई चेंज द कलर? रेड वन. ओके. मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. Rule of law and respect for rights. Why democracy? Why exactly do you need democracy in this world? So that also we are going to discuss. Also there are some topics here also. Why democracy? Arguments against democracy. What are the drawbacks? We are also going to discuss the drawbacks. यानी क्या क्या डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी के, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, क्या क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सब पढ़ने वाले हैं. और ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी किस गवर्नमेंट को कहते हैं, या कब आप किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं. सो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑल्सो. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के बारे में फुल हम स्टडी करने वाले हैं. लेट अस क्विकली बिगिन. सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन. आई होप यू आर रेडी with your notebooks and all points which do you need should be noted in your notebook. ठीक है, जितने पॉइंट्स आपको लगे इम्पॉर्टेंट है. और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं मार्क भी करती जाऊँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ उसे साथ का साथ नोट डाउन करते जाइए. ठीक है, सिर्फ बैठने से और सुनने से आपको फ़ायदा नहीं होगा. प्लीज़ अपने पेन चलाते रहिए साथ साथ और नोट डाउन करते रहिए. ठीक है, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये डेफिनेशन है काफ़ी. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. अ सिंपल डेफिनेशन: democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people. बाय द पीपल, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा और इस डेफिनेशन को प्लीज़ अपने बुक्स में लिख लीजिएगा. कॉपीज़ में, नोटबुक्स में, कहीं भी जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बनाते हैं वहाँ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी आपको समझ आया. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स हैं, जो भी रूलिंग पावर्स हैं, वो लोग सेलेक्ट करते हैं, जनता सेलेक्ट करती है, पीपल सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, आई थिंक ये परफेक्ट डेफिनेशन है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है. अब्राहम लिंकन का आपने सुना होगा, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड इट इज़ मेड ऑफ द पीपल. उन्हीं की गवर्नमेंट होती है, उन्हीं द्वारा बनाई जाती है और उन्हीं के लिए बनाई जाती है. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. किसकी गवर्नमेंट है? लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के भले के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है. सो दिस इज़ डेमोक्रेसी. मैंने अब्राहम लिंकन का भी आपको एग्जाम्पल दे दिया. आई थिंक आगे होगा भी चैप्टर में. अगर नहीं है फिर भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है जो आप अपने आंसर्स में ऐड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा टच मिलेगा आपके आंसर्स को. आई होप ये क्लियरली विजिबल है और जूमिंग की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब ठीक है. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं. द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गया. देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी करके आपको एक 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक है, तो मैंने पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बताई डेफिनेशन, जो कि 1 नंबर में आ सकती है. पहली चीज़, इस चीज़ को मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ. दूसरी चीज़, ये आपको डेफिनेशन में ही मिल जाएगा इसका फीचर. जस्ट अ सेकेंड.
ठीक है, ओके। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड, यहाँ फ्री होते हैं इलेक्शंस और ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी सारी पार्टीज़ खड़ी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पर्सन है या एक ही पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप वोट दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये फ्री होगा और ये कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। मैं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे जो इजी एज पॉसिबल है, जितना आसान भाषा में आपको हो सकता है मैं समझा रही हूँ। साथ ही साथ एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन करते जाइए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है, क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, वो भी मैं साथ के साथ बता रही हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ मेंट फॉर योर रिविजन फॉर द एग्ज़ाम। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, ईच एडल्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। ईच एडल्ट irrespective of religion, irrespective of the religion, education, caste, color, wealth, have one vote, one value। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, have one vote, one value। हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी एजुकेशन स्टेटस रखता हो, कास्ट कोई भी हो, कलर कोई भी हो, वेल्थ का स्टेटस कैसा भी हो, उस पर्सन का जो वोट है और किसी एक्स पर्सन का जो वोट है उनकी वैल्यू इक्वल होगी। इंडिया में जितने लोग हैं उनके वोट की वैल्यू इक्वल होगी। हैव वन वोट एंड वन वैल्यू। हर पर्सन का एक ही वोट होगा, एवरीबडी कैन वोट ओनली वंस, ठीक है। एक इलेक्शन में सिर्फ एक बार कोई भी पर्सन वोट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और हर वोट की एक ही वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है कि किसी का वोट हायर वैल्यू का कंसिडर किया जाएगा, किसी का वोट लोअर वैल्यू का कंसिडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, कलर, कास्ट, जेंडर, ठीक है, कुछ भी हो, एजुकेशन स्टेटस कोई भी हो, वेल्थ स्टेटस कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। The elected rulers take decisions within the limits set by the constitutional law and citizens' right। एक सेकेंड, मैं इसको पूरा जूम कर रही हूँ और अब मैं स्लाइड डाउन कर रही हूँ, ठीक है। आई होप सबको विजिबल है, क्लियर है बिल्कुल। The elected rulers take decisions within the limits set by the constitutional law and citizens' right। जो elected rulers आप elect करेंगे, जनता elect करेगी, वो decision किस basis पे लेंगे, वो डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जितने लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाएंगे और सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो हैं, ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं 3 पॉइंट, ये भी जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ इंक्लूडेड है। तो आपको मिल सकता है या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको सेपरेटली आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। पहला आता है रूल ऑफ लॉ। यहाँ डेमोक्रेसी में जो है कानून का राज चलेगा, कोई भी लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर या कोई भी पर्सन एक्स अपनी मर्जी नहीं चला सकता, ठीक है। होगा वही जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो आपके संविधान में कानून बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग देश चलेगा। द लीडर्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें सारे राइट्स, सारे ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग कंट्री चलेगी। सारे राइट्स को सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? कोर्ट। कोर्ट को हम जुडिशरी बोलते हैं। तो हमारी जो कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या वो हाई कोर्ट्स हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, वो किसी के अंडर नहीं आती है, ठीक है। और वो वैरायटी ऑफ मैटर्स को डील करती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे देश से रिलेटेड हो, या फिर किसी राज्य से, किसी शहर से, किसी इंडिविजुअल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। वैरायटी ऑफ कोर्ट्स, वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और डिसीजंस लेती हैं। ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड इसकी फास्ट है या स्लो है तो आप स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। अब ये मेजर डिसीजंस क्या हैं जो इलेक्टेड लीडर्स ले सकते हैं। इन पाकिस्तान देयर इज अ केस स्टडी, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में हम केस स्टडी कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको और जूम करना चाहिए आई थिंक, राइट। अब ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999। ये पाकिस्तान की केस स्टडी है, ठीक है। किसकी केस स्टडी है? पाकिस्तान की केस स्टडी है और ये पुरानी केस स्टडी, इट्स नॉट रीसेंट, इट इज़ अक्टूबर 1999 की बात है, ठीक है। उस समय वहाँ के मिलिट्री जनरल कौन है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ की केस स्टडी आपसे पूछा जा सकता है, जनरल कौन है ये पूछा जा सकता है, डेट क्या है, कब की केस स्टडी है ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या किया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इन्होंने क्या किया, ही लेड अ मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप क्या होता है अभी बताती हूँ। इन अक्टूबर 1999 एंड ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कराई, मिलिट्री कूप, एक मिलिट्री का एक्शन करवाया, ठीक है, इन अक्टूबर 1999 में। और इन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, जो वहाँ की उस समय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उसको ओवरथ्रू कर दिया। कैसे ओवरथ्रू कर दिया, कैसे उसको उखाड़ फेंका? मिलिट्री कूप के थ्रू। मिलिट्री जो पावर होती है, मिलिट्री की पावर, उसके थ्रू उन्होंने इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और खुद क्या बन गए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। आज भी अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशंस देखें, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह से कनेक्ट रहते हैं, पाकिस्तान की सिचुएशंस देखेंगे तो वहाँ पे जो मिलिट्री है वो काफ़ी पावरफुल है। देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट जो हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? मिलिट्री चीफ्स पावरफुल हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि मिलिट्री की चलती है, मिलिट्री ही गवर्नमेंट चूज़ करता है, मिलिट्री के हिसाब से ही गवर्नमेंट बनती है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डमी डेमोक्रेसी, बस एक दिखावे की डेमोक्रेसी है वहाँ पे। अगर आप प्रेजेंट सिनारियो से भी कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, इस केस स्टडी से भी देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो है सिर्फ दिखावे की डेमोक्रेसी चल रही है। वहाँ सिर्फ ये है कि बस नाम है कि हाँ डेमोक्रेसी है, बाकी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी एट ऑल। क्योंकि क्या है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है, वहाँ जब चाहे मिलिट्री शासन लग जाता है, जब चाहे तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी जाती है वहाँ पे, ठीक है, और तुरंत मिलिट्री शासन को लगा दिया जाता है। अच्छा ठीक है, वापस चैप्टर पे आते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया अक्टूबर 1999 में और खुद कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया उन्होंने, इन 2002 he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, granted him a 5-year extension, ठीक है। 2002 में उन्होंने क्या किया, 2002 में what he held a referendum। रेफरेंडम क्या होता है, कंट्री में कुछ, कंट्री के रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करना, दैट इज़ कॉल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब कुछ ना कुछ, ही डिड सम चेंजेस प्रॉबेबली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कुछ चेंज किया होगा या कंट्री के रूल्स वगैरह में कुछ चेंज किया होगा, विच वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक तरीके की इलेक्शन उन्होंने करवाई, एक तरह का रूल चेंज किया उन्होंने जो कि माल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड था। माल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन पे बेस्ड था। एंड फ्रॉड मतलब वो मैंने बताया ना कि डेमोक्रेसी इज़ जस्ट लाइक अ डमी देयर, बस वो वहाँ पे बस है कि चलो एक नाम है कि हाँ डेमोक्रेसी चल रही है। विच ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, उसकी वजह से, इस रेफरेंडम के वजह से क्या हुआ कि उनको 5 साल, जिसकी वजह से उन्हें मिल गया एक 5-year एक्सटेंशन। 5 साल के लिए वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं ड्यू टू दिस रेफरेंडम ओनली विच हैपेंड इन 2002,
ठीक है, तो ऐसा हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अगले 5 सालों के लिए। अगला क्या हुआ, ये 2 बार हो गया क्या, चलो कोई नहीं। ओके, सो हियर वी कम टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं जूम। ठीक है, आई होप विजिबल है, क्लैरिटी है पूरी की पूरी। After passing law, legal framework order which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies. तो इन्होंने एक और बढ़िया काम किया, अपने फेवर में एक और काम किया। क्या काम किया, परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लेना। ये क्या है, इसने प्रेसिडेंट को पावर दे दिया। कैसा पावर, प्रेसिडेंट अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, यानी जब चाहे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर सकता है, हटा सकता है। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़, यानी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में जितने इलेक्शंस होते थे उनको ये डिसमिस कर सकता है। ये जब तक चाहे तब तक इलेक्शंस को रोके रख सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, इनका इन भाई साहब का जब मन करेगा ये इलेक्शन को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर देंगे। तो जो भी लोग इसे नोट कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसे क्लियर कर देती हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पूरा पॉइंट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या चीज़ थी, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने पास किया था, ये क्या चीज़ थी। डन, आगे बढ़ते हैं। उप्स, अब देखो क्या होता है। इन दिस केस पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, elected representatives have some powers but the final power rests with the military officers, जो आज का प्रेजेंट केस भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शंस तो होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर्स भी होते थे, लेकिन जो फाइनल पावर था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रहता था और जनरल मुशर्रफ के पास रहता था, परवेज़ मुशर्रफ के पास रहता था। सो this should not be called a democracy. Obviously इसका मतलब डेमोक्रेसी तो नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो खाली पपेट हैं, वो तो सिर्फ नाम के हैं। ठीक है, मेन पावर किसके पास है, जनरल मुशर्रफ के पास। तो ये एक तरह की डेमोक्रेसी नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पीपल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उन्हीं के पास सारी पावर्स रहनी चाहिए, पर ऐसा इस केस में तो दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। ठीक है, एक पपेट डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में बताता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जस्ट वेट फॉर फाइल, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं और इसको साइड कर दूं सो दैट किसी को डिस्टर्ब ना कर रहा हो। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, अभी दिखा देते हैं। इन चाइना, अब हमने पाकिस्तान का केस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चाइना का केस। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये बन सकता है आपका 1 मार्कर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आपसे पूछा जा सकता है कि चाइना की पार्लियामेंट का क्या नाम है, चाइना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसे मार्क कर लीजिए। और चाइना में हर 5 साल पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लो, यहाँ इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल पे, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, पर हर कैंडिडेट को इलेक्शन में स्टैंड होने से पहले, इलेक्शन में खड़ा होने से पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। यानी कि अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी
कि ये कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है तभी वो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। जब तक अप्रूवल ना मिल जाए तब तक कोई भी कैंडिडेट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ जाकर कोई भी इलेक्शंस चाइना में कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो अगेन ये भी मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी तरह की डेमोक्रेसी है जहाँ पे आपको एक सिंगल पार्टी का आपको चाहिए हो अप्रूवल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इलेक्शन में स्टैंड करने के लिए किसी पार्टी का अप्रूवल चाहिए हो। तो आप खुद ही सोचिए, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ होंगी, जो भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऑपोजिट में खड़ी होती होंगी, क्या उनको कभी खड़े होने दिया जाता होगा? क्या उन्हें कभी इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाता होगा? कभी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी ऑपोजिशन इलेक्शन कंटेस्ट भी करे। अब आप थोड़ा सा इसको इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन करिए कि सिर्फ बीजेपी ही इलेक्शंस कंटेस्ट करे, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी हो बीजेपी, और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करे। सपोज़ दूसरी पार्टीज़ भी हों पर उन्हें इसी चाइना के केस की तरह बीजेपी का अप्रूवल चाहिए हो इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, तो क्या बीजेपी कभी अप्रूवल देगी अपनी ऑपोजिट पार्टीज़ को? जो भी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशनल पार्टीज़ होंगी उनको कभी अप्रूवल मिलेगा ही नहीं रूलिंग पार्टी से। तो ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी हुई नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप इलेक्शन खड़े हो सकते हैं पर तभी जब मैं आपको अप्रूवल दूं ऑब्वियसली, और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी ऑपोजिशन इलेक्शन कंटेस्ट कर पाए। तो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा कौन बनाता है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है। ऑब्वियसली वो और किसी पार्टी को कंटेस्ट करने ही नहीं देती है, सिंपल। तो ये भी डेमोक्रेसी थोड़ी ना हुई, ये तो बस मजाक हुआ डेमोक्रेसी के नाम पे। इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। तो चाइना का हो गया केस स्टडी, पाकिस्तान का हो गया केस स्टडी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेक्सिको की केस स्टडी। तो भाई मेक्सिको में क्या हुआ, लेट्स सी। नाइस। मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। तो मेक्सिको का देख लीजिए कि ये हर 6 साल बाद इलेक्शंस कंटेस्ट करता है, इसको मार्क कर लीजिए। इंडिया में 5 years बाद, पाकिस्तान में 5, चाइना में 5 और मेक्सिको में 6। ये अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करता है, मार्केट। बट अंटिल 2000, लेकिन 2000 तक एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। लीजिए, तो 2000 तक, साल 2000 तक सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक ही पार्टी जीतती थी। कौन सी पार्टी? PRI। इसको मार्क कर लो, 3 स्टार, 1 मार्कर बन सकता है यहाँ से। PRI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशनल पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस। यहाँ पर क्या होता था? ऑपोजिशनल पार्टीज इलेक्शन तो लड़ती थी, लेकिन इनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती थी। क्या ट्रेजेडी हो जाती थी? ये कभी जीत नहीं पाती थी। कभी जीत क्यों नहीं पाती थी? क्योंकि PRI क्या करता था? बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करता था, बहुत सारे अनफेयर मीन्स का यूज़ करता था, बहुत सारी चीटिंग करता था इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। अब ये कैसी चीटिंग थी? ये ऐसी चीटिंग थी कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता था अपने कैंडिडेट्स का। जो एडवर्टाइजमेंट होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता था, जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ था। ऑल्सो इसने मतलब बाकी सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको कभी कैप्चर कर लेना, या कभी कुछ पार्टीज़ के जो स्पेसिफिक फॉलोअर्स हैं उनको वोट कास्ट न करने देना, इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स करता था PRI। इसीलिए 2000 तक PRI ही जीतता था, ठीक है। तो हमने मेक्सिको का केस भी डिस्कस कर लिया। इससे हमें पता चला कि बोथ द केस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। चाहे आप पाकिस्तान देख लो, या आप चाइना का केस देख लो, या फिर आप मेक्सिको का केस देख लो, इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी तो नहीं है। क्यों डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हर डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। और
those currently in power have a fair chance of losing. और डेमोक्रेसी आप उसी को कह सकते हैं जब जो रूलिंग पार्टी है जो प्रेजेंटली रूल कर रही है वो हार भी जाए. कोई ऐसा भी केस हो जब वो हारने की भी उसकी पॉसिबिलिटी बने. ऐसा नहीं हो कि जो रूलिंग पार्टी है वही हमेशा रूल करेगी. तो फिर डेमोक्रेसी कैसी? फिर पीपल का डिसीजन कैसा जनता का डिसीजन कैसा हुआ? ऐसे पीपल का रूल तो नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि लोग कोई ज़रूरी तो नहीं कि वापस उसी पार्टी को चाहें. हो सकता है वो किसी और पार्टी को चाहे, हो सकता है वो इस रूलिंग पार्टी से सेटिस्फाइड ना हो. तो अगर वो इसे चेंज ना कर पाए तो इस डेमोक्रेसी का कोई भी यूज़ नहीं है. राइट? 1 person 1 vote 1 value. हर पर्सन का एक ही वोट होगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी. ठीक है, दैट इज़ क्वाइट गुड. अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डिनाइल मतलब होता है मना करना, मनाही. इक्वल राइट टू वोट की मनाही. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, देखते जाइए साथ के साथ, नोट करते जाइए साथ के साथ. इन सऊदी अरेबिया विमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट. सऊदी अरेबिया में विमेन जो हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको अधिकार नहीं है वोटिंग का. ठीक है, नंबर 1 हो गया. और क्या इंस्टेंसेस हैं? इस्टोनिया का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस्टोनिया का एग्जाम्पल हमें बताता है इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. इस्टोनिया के रूल्स इस तरह बनाए गए हैं, सिटीजनशिप रूल्स इस तरह बनाए गए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम अ रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कास्ट द वोट. इक्वल राइट टू वोट इन्हें भी नहीं मिलता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे फिजी. ये भी इम्पॉर्टेंट है. इस्टोनिया में आपसे पूछा जा सकता है कि रशियन माइनॉरिटी को वोट नहीं मिलता है. ठीक है, तो आपसे कंट्री का नेम पूछा जा सकता है या माइनॉरिटी का नेम इसमें पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, डोंट वरी, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज इन सच अ वे दैट वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन ऑफ एन इंडियन फिजियन. ठीक है, तो फिजी में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि फिजी का सिस्टम ऐसा है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें इंडिजीनियस फिजी मतलब जो लोग जो ओरिजिनली फिजी के बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली फिजी से बिलोंग करते हैं, उनके वोट की वैल्यू क्या है? हाई है. यानी 1 vote 1 वैल्यू नहीं है, 1 vote डिफरेंट वैल्यू है. ठीक है, तो इंडिजीनियस फिजी का वैल्यू हाई है और इंडियन फिजी का कम है, उसकी वैल्यू वोटिंग लो है. समझ में आया? नेक्स्ट, in a democracy each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. This is very important. बहुत important बात कही है कि हर पर्सन का सिंगल वोट होना चाहिए और हर सिंगल वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. अलग अलग डिफरेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि मेल की वैल्यू अलग, मेल वोट की वैल्यू अलग होनी चाहिए, फीमेल की अलग होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेल्थ स्टेटस के हिसाब से मतलब डिफरेंट होनी चाहिए वोटिंग, कास्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से. वोटिंग में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. सबका एक वोट और सब वोट की सामान्य वैल्यू होनी चाहिए. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. डेमोक्रेसी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे कानून का राज है और राइट्स के लिए रिस्पेक्ट है. ठीक है, आई होप यू हैव रेड दिस. सिंस इंडिपेंडेंस, अब हम पढ़ रहे हैं एक नई केस स्टडी और वो नई केस स्टडी देखते हैं किसकी? जिम्बाब्वे की. ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ. ज़ानू पीएफ इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी. अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए. ये ज़ानू पीएफ क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे. इसका लीडर कौन है? पार्टी का नाम, लीडर का नाम रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री. ही इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. मैंने बताया अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस क्या होते हैं? करप्शन, कोई गलत काम करना और उससे इलेक्शंस को जीतना. तो ये भी जीतते रहते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन ये अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं.
इलेक्शंस हैव बीन रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। तो ये ZANU-PF पार्टी ही हमेशा इलेक्शन जीतती है। ओके। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स आर डिस्टर्प्टेड। मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बस नाम के लिए है, इनके वर्कर्स को हैरेस किया जाता है और इनकी मीटिंग्स को कंडक्ट नहीं होने दिया जाता है पीसफुली। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। यहाँ पे प्रोटेस्ट का कोई अधिकार नहीं है किसी को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट से अनसेटिस्फाइड है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट बैंड है, इलीगल है ZANU-PF के अंडर, ठीक है। जिम्बाब्वे में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविजन और रेडियो को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविजन पे क्या दिखाया जाएगा, कौन सी न्यूज़ दिखाई जाएगी और कौन सी नहीं दिखाई जाएगी, रेडियो पे क्या टेलीकास्ट होगा, क्या ब्रॉडकास्ट होगा और क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और पार्टी कंट्रोल करती है, ZANU-PF कंट्रोल करती है। यानी उसके जो मतलब उसके ऑपोजिशन में आप कुछ नहीं दिखा सकते, उसके विरोध में उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कोई भी मीडिया पर्सन, कहीं कोई भी टेलीविज़न चैनल, कुछ भी उसको कंटेस्ट नहीं कर सकता, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में फ्री मीडिया है। मीडिया को डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर कहा जाता है इंडिया में, यानी कि मीडिया सब कुछ दिखाने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरह से फ्री है। गवर्नमेंट की आप साइड भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट को आप अपोज भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं थ्रू द मीडिया। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो कि आप जो चाहें आप कवर कर सकते हैं। इट्स मतलब थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस, कुछ चीज़ें जैसे कॉन्फिडेंशियल हैं, जैसे कि कोई सीक्रेट ऑपरेशंस हैं या कोई मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, तो वो चीज़ें आप कैप्चर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएं। बाकी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को छोड़ के आप बाकी सब कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ के अब इसमें कुछ रूल्स आते हैं मीडिया के अंडर कि क्या क्या मीडिया को फॉलो करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि मीडिया अगर बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फेवर ही करेगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, जो भी आप अपने व्यूज़ हैं आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो ये ZANU-PF से हम कंपेयर कर रहे थे थोड़ा सा। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, बट द गवर्नमेंट हैरासेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। उन जर्नलिस्ट को हरास किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। तो मतलब इंडिपेंडेंस का यार मतलब ही क्या हुआ फिर? मुझे तो नहीं लगता है फिर इंडिपेंडेंस का कोई मतलब हुआ है, तो सिर्फ नाम की इंडिपेंडेंस हुई कि हाँ इंडिपेंडेंट है, ओके, बट वो जर्नलिस्ट कुछ कवर नहीं कर सकते, अपने मन से अपने ओपिनियंस को मतलब पब्लिक के सामने रख नहीं सकते। अगर वो गवर्नमेंट को अपोज या क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हैरेस किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, लोग ये कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर कर देते हैं। दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज द जजेस। गवर्नमेंट ने जजेस को तक नहीं छोड़ा है, यहाँ की जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी प्रेशराइज कर दिया है अपने फेवर में रहने के लिए, ठीक है। तो ये चल रहा है जिम्बाब्वे का हाल। In this case, government is not democratic, obviously, as there is no citizens' basic right, no political opposition, no judiciary. अरे भाई, आप अगर इंडिया से कंपेयर करो तो इतनी सारी पार्टीज़ हैं, ऑपोजिशनल लीडर्स हैं, तभी तो ये बीजेपी जो भी रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर चेक रखते हैं कि क्या ये रूलिंग पार्टी सही से वर्क कर रही है, सही से फंक्शन कर रही है, जनता का बेटरमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये बात अलग है कि अब जो भी अपने देश का क्या है कि ऑपोजिशन कैसी है, कैसा है, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग थ्योरी है, लीडर्स की अलग अलग थ्योरी है, एनीवेज, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं हो सकता। जुडिशरी के हर ऑर्डर को हर कोई फॉलो करता है, ठीक है।
जुडिशरी के हर ऑर्डर को हर पर्सन के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, लीडर, सब के लिए फॉलो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप किसी जज को प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी को भी हैरास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है इंडिया में। और आप बाकी जिम्बाब्वे का तो आप देख चुके हैं कि क्या चल रहा है जिम्बाब्वे में। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। आ गए हम नीचे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर से इसने कह दी, 3 स्टार्स, इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मैंने फिर से बताया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के रूल्स के हिसाब से वर्क करती है और सिटीजन्स के राइट्स को ध्यान में रखते हुए वर्क करती है। उसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी तक हमने देखे हैं। वाई डेमोक्रेसी? नाउ वाई इज डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट? वाई इज इट एसेंशियल? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेंस्ट, तो भैया ये अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि ये ड्रॉबैक्स बता रहा है। ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये लाभ और हानि आपने सुना थी, हानियाँ बता रहा है। सारे अगेंस्ट चीज़ें, पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स, तो ठीक है। ओके, परफेक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स। ये भी अगेन 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में हो सकता है। 3 नंबर का है जिसमें आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने पड़े। ये 5 नंबर का भी आ सकता है जिसमें आपको 5 पॉइंट लिखने के साथ उनकी डिटेल्स भी देनी होगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब मैं इनको क्लियर करती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ये भी इम्पॉर्टेंट बात इसने कही है, सही बात है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ इंडिया के सिनेरियो से। सपोज करिए कि गवर्नमेंट ए थी, 2 गवर्नमेंट्स थी, 2 गवर्नमेंट्स, अरे मैंने तो कौन सा कलर उठा लिया, गवर्नमेंट ए, गवर्नमेंट बी, ठीक है। गवर्नमेंट ए जो थी वो 2000 से 2005 तक वर्क करती, और उसके बाद कौन आ गया, गवर्नमेंट बी आ गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ए ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, सपोज कोई हाईवे का प्रोजेक्ट शुरू किया था या किसी टनल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, अंडरवे टनल का, ठीक है। और जैसे ही ये वर्क जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाया, दिस सपोजिटली, अच्छा वेट, 1 सेकेंड वेट करो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ पे साइड में समझाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि व्हाट वाज आई सेइंग। सपोज दिस इज़ गवर्नमेंट ए, दिस इज़ गवर्नमेंट बी, ठीक है। एक गवर्नमेंट ने वर्क किया 2000 से 2005 तक, ठीक है, और इसके बाद 2006 से आगे तक आ गई आपकी गवर्नमेंट बी, ठीक है। 5 साल के लिए वर्क करती है, तो 2006, 7, 8, 9 और 10, तो ये 2010 तक वर्क करती है। परफेक्ट। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि सपोज करो गवर्नमेंट ए ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, पर उसने ये प्रोजेक्ट 2000 में नहीं शुरू किया, उसने ये प्रोजेक्ट 2004 में शुरू किया। परफेक्ट। 2004 में किसी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, गवर्नमेंट ए ने। 2005 बीता, 2006 में इलेक्शंस हुए और 2006 में ये पार्टी क्या हो गई, लूज कर गई, और ये पार्टी बी जीत गई इलेक्शन, ठीक है। पार्टी बी इलेक्शन जीत जाती है और 2006 में पार्टी बी आ जाती है। 2004 में ये वर्क शुरू हुआ था, 2005 में ये कंटिन्यू होता है, पर 6 में इसे बंद कर दिया जाता है। जैसे ही पार्टी भी जीत जाती है वैसे ही वो पार्टी ए का जो गवर्नमेंट ए थी पहले वाली, उसका वर्क बंद कर देती है, शट डाउन कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है। ये प्रोजेक्ट क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट,
और जनता की जो भलाई होनी थी, जो बेनिफिट्स इससे मिलने थे, वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इनस्टेबिलिटी का एक कारण हो जाता है कि कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है तो वो पिछली वाली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रोक दे रही है, कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट आ रही है वो इस वाली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रोक दे रही है। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही थी कि ये प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, ये किसी और बड़ी डील्स को भी लेके हो सकता है, फॉरेन डील्स को लेके। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, किसी कंट्री एक्स से, किसी कंट्री से हमने कोई डील करी, कोई आर्टिलरी की डील करी या किसी इक्विपमेंट्स की डील करी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलेक्शंस हो गए, वो वाली पार्टी हार गई और फिर वो पूरी नहीं हो पाई। तो दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये पॉइंट डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज का है। आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया। ठीक है, कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी के भी डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। 1 लाइक तो बनता है, इस एग्जाम्पल के नाम पे 1 लाइक बनता है। ठीक है, और जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, इंस्टेबिलिटी कैसे होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है, वाइट कलर मैं तो भूल ही गई थी। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मतलब इसमें मोरालिटी मर जाती है, इसमें इंसान के एथिक्स, इसमें इंसान की मॉरल वैल्यूज़ का अंत हो जाता है। यानी आप मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जैसे इलेक्शन जीतने के लिए या वोट्स पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। एज यू नो, इन इंडिया देर आर मैनी रिलीजन्स। ऐसा तो है नहीं कोई एक स्टेट रिलीजन है। देयर लिव्स हिंदू, मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, the Parsis, the Buddhists, Jains, everybody lives here, right? All the religions. तो कभी कभी क्या होता है, to get the vote of a specific community, to get the vote of one specific group or one specific community, the political parties used to play dirty tricks. ठीक है, कभी कभी इसी वजह से दंगे वगैरह भी हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि somebody out of these political leaders used to instigate people. ये जनता में भड़काव पैदा कर देते हैं, ये लोगों को इंस्टिगेट कर देते हैं, जिसको कहते हैं ना आग लगाना। ठीक है, तो ये आग लगा देते हैं 2 कम्युनिटी के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच में, ताकि इनका पर्सनल फ़ायदा हो सके, ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है पॉलिटिक्स में। ठीक है, जैसे अगर अभी आप न्यूज़ से कनेक्टेड हैं तो आप मणिपुर का इंसिडेंट सुन रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मैथी और कुकी लोगों के बीच जो विवाद हो गया है, जो हिंसा भड़क गई है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? अभी तक तो जो मैथी और कुकी पीपल थे, जो भी लोग थे, वो सब साथ रह रहे थे, है ना, साथ में मतलब कोऑपरेट करके रह रहे थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों के बीच इतना बड़ा जो है पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो गया, इतना बड़ा टर्मोइल क्रिएट हो गया। इट मस्ट बी सम पॉलिटिकल पार्टी, समबडी आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर्स, जिन्होंने जाके इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि दीज थिंग्स यूज टू हैपन इन पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड ऑल्सो। ठीक है, तो I'm just giving an example. I'm not pointing out any political leader or any political party or anybody saying that कि मणिपुर में जो भी हो रहा है वो कोई specific person या party इसका जिम्मेदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, but I'm just giving an example कि ऐसा होता है अक्सर इलेक्शंस के टाइम, डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है। So many people have to be consulted in a democracy. This leads to delays. लेट बहुत हो जाती है डिसीजन लेने में। You get late for all the decisions. लेट डिसीजन होते हैं। क्यों लेट डिसीजन होते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारी बहस होती है, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। हर रूल को, हर कानून को पास होने से पहले बहुत सारे फेजेस को पार करना पड़ता है।
ठीक है, बहुत सारे लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, इसीलिए ऑब्वियसली लेट होता है। पहले हर चीज़ पे बहुत सारा वाद विवाद होता है कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खूब सारा डिस्कशन होता है, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक, सालों तक डिस्कशंस चलते हैं और उसके बाद जाके कोई फैसला होता है। जैसे आर्टिकल 370 का हटना था, जो भी मेजर चेंजेस कंट्री में हुए, जो भी मेजर चेंजेस या इवन माइनर चेंजेस जो भी कंट्री में होते हैं, रूल्स में चेंजेस होते हैं, वो सारे डिलेज के बाद ही होते हैं देखा जाए तो। इसलिए क्योंकि जो हमारे अपर हाउस और लोअर हाउसेस हैं वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद जब प्रॉपर हम फाइनलाइज करते हैं तो उसी के बाद हम इसे इसको इफ़ेक्ट में लाते हैं। कोई भी कानून हुआ, कोई भी लॉ हुआ, रूल हुआ, उसको हम पास करते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। ठीक है, क्योंकि बहुत कहा जाता है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े नहीं रहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स लोगों की परेशानी को नहीं समझते, वो गलत डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते, नहीं जानते। ठीक है, अब फिर से जो बच्चे नोट कर रहे हैं मैं उनके लिए इसे क्लियर कर दे रही हूँ, प्लीज़ नोट करिएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीधे सीधे आपको नंबर्स फेच करेंगे एग्ज़ाम में। और ये चैप्टर बड़ा है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ सकती है, याद रखने में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये भी डिसएडवांटेज में इंक्लूडेड है। डेमोक्रेसी लीड्स टू ऊप्स गड़बड़ हो गई। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्योंकि ये इलेक्शन पे बेस्ड हैं, डेमोक्रेसी में बहुत करप्शन भी होता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये तो बात ही गजब कर दी। उन्होंने कहा ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता उनके लिए अच्छा क्या है, इसीलिए उनको कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट ठीक नहीं है। लेकिन ये पॉइंट क्यों लिखा गया है? मेरे हिसाब से ये पॉइंट नहीं ठीक है, बट ये क्यों लिखा गया है, लेट मी एक्सप्लेन। इनका कहना है कि जो सामान्य लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, अब मैं इनका पर्सपेक्टिव, मैं चैप्टर का पर्सपेक्टिव समझा रही हूँ कि क्यों ऐसा लिखा गया और क्यों आप भी इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम जो सामान्य जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उसे कई बार नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, जैसे मैं दे सकती हूँ उसके खूब सारे एग्जाम्पल्स। सपोज जो भी सपोज हमने राफेल की डील की थी फ्रांस से। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं कि हमने राफेल की डील करी थी फ्रांस से। तो बहुत लोग जो थे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस डील को लेके कि इस डील में बहुत सारे ग्लिचेस हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसमें बहुत सारी पैसों का बहुत सारा घपला किया गया है। इस डील में फ्रांस और राफेल की जो डील हुई थी उसमें घपला किया गया है, उसमें ग्लिचेस हैं, उसको पैसा ज़्यादा दिया गया है। ये सारे जो इल्ज़ाम थे पॉलिटिकल पार्टीज़ लगा रही थी, ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट पे लगा रहा था। ठीक है, पर जब राफेल फाइनली हमारे एयरफोर्स में शामिल हो गया, जब राफेल फाइनली हमारे एयरफोर्स में आ गया, तो ऑब्वियसली हमारे एयरफोर्स की ताकत जो है वो पूरी दुनिया मानने लगी। ठीक है, पूरी दुनिया में ये एयरफोर्स एक अच्छी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स नंबर 1 पे तो नहीं पर टॉप 5 एयरफोर्सेस में आती है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि इन्हीं सब शक्तियों की वजह से। ठीक है, हमें कई बार नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमन लोगों को, कॉमन ऑर्डिनरी पीपल को नॉलेज नहीं होता, पर उनको लिमिटेड नॉलेज होता है। उनको हर विषय पे इतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि एक प्रेसिडेंट को, एक प्राइम मिनिस्टर को, आपके जो एरिया के MP MLAs हैं, इनको जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान शायद आपको नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। सपोज़ अगर राफेल की डील नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम पीछे होते, कहीं ना कहीं हम लैग करते। बहुत सारे लोग हर डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर उससे पहले उन्हें ये सोचना चाहिए, मेरे हिसाब से उन्हें, इन माय ओपिनियन,
उन्हें ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ माई कंट्रीज गुड इन दिस डिसीजन, मेरी कंट्री का क्या फ़ायदा होने वाला है इस डिसीजन में। अगर मैं ये फ़ैसला लेता हूँ या अगर गवर्नमेंट ये फ़ैसला लेती है तो कंट्री के लिए क्या अच्छा होगा या मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे कैसे बेनिफिट होगा। जीएसटी वाला इशू ले सकते हैं आप, जो थोड़ा पुराना हो चुका है, जीएसटी इशू, कि ये जो जीएसटी हुआ था इसका लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। आर्टिकल 370 ना हटे, इस पे लोगों ने विरोध किया था। राफेल डील पर लोगों ने विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कर रहे थे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन कि आप क्या सोचते हैं, बट गवर्नमेंट किसी एक के ओपिनियन से नहीं चलती है। गवर्नमेंट चलती है पूरी कंट्री के हिसाब से। पूरी कंट्री में जो कुछ होना चाहिए वो एक गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, भले वो इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो या ना हो, वो एज अ होल एक कंट्री को देखती हैं, ठीक है। अभी आई होप आपको अगेंस्ट वाले सारे आर्ग्यूमेंट समझ में आए और आप उसे नोट कर रहे हैं। नहीं नोट किया है तो आप पीछे जाके उसे नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो अब ये डेमोक्रेसी के फेवर वाली, अब हम ये फेवर करेंगे डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, गुड क्यों है, ठीक है। अब हम ये पता करेंगे। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है फेवर में भी अगेंस्ट में भी। 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर आप इसको सेपरेटली लिख लेते हैं तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। क्यों बेटर है? बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल क्या होता है? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल? कैन समबडी टेल मी? क्या कोई मुझे बता सकता है अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। अकाउंटेबल का मतलब होता है, बताऊँ कि ना बताऊँ? छोड़ दूँ, आप ही ढूंढ के बताओगे अकाउंटेबल का मतलब। चलो ठीक है, लेट मी टेल यू। अकाउंटेबल मीन्स, सपोज मैंने अगर गवर्नमेंट को, मैंने अगर मेरे किसी लीडर को, मेरे एमपी एमएलए को अपने एरिया की जिम्मेदारी दी तो मैं उनसे सवाल कर सकती हूँ। अकाउंटेबल का मतलब हुआ कि यू कैन क्वेश्चन देम कि उन्होंने वो जिम्मेदारी सही से निभाई या नहीं निभाई, ठीक है। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अगर आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो पर्सन आपको अकाउंटेबल है। गॉट माई पॉइंट? चलें आगे बढ़ें। यानी हम अपने इलेक्टेड जो भी लीडर्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। भैया अभी तो इन्होंने कहा डिसीजन लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है डिसीजन में, और अभी ये कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी हो जाती है डिसीजन की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही डिसीजंस लेट होते हों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भले ही डिसीजंस लेट होते हों पर डिसीजंस की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि डिसीजन के फॉर और अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं। जब भी हमारे अपर और लोअर हाउसेस में डिसीजन बनाए जाते हैं, कोई रूल्स बनाने के लिए डिस्कशन किए जाते हैं, तो लोग उसके फॉर और अगेंस्ट में दोनों में आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, जिससे हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि इस डिसीजन के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं और बुरे पॉइंट्स क्या हैं, इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है और बुरा क्या क्या हो सकता है। इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज करिए अगर सिर्फ हमारे जो भी हाउसेस हैं उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी से बीजेपी हो, तो क्या वो अपने जो भी अपने रूल्स लेके आएंगे, कोई रिफॉर्म्स लेके आएंगे, उसके अगेंस्ट में सोचेंगे? नहीं। इसीलिए ऑपोजिशन को बैठाया जाता है कि आप सोचिए, आप चेक रखिए कि रूलिंग पार्टी कोई ऐसा डिसीजन अपने मन से ना ले, उसका फॉर अगेंस्ट अच्छा बुरा सब कुछ सोच के ही डिसीजन को लिया जाए। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड है जो कि
डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स से हमें डील करना सिखाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इंडिया में हर तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग कलर, अलग जेंडर, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी रहती हैं यहाँ पर। तो डेमोक्रेसी ही है जो सबको साथ में लेके चल पा रही है, सबके साथ में झगड़े वगैरह भी सुलझा पाती है डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर इसकी जगह मोनार्की गवर्नमेंट होती तो जो भी उसके खिलाफ रहता उसको सीधे सीधे जेल में बंद कर दिया जाता विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है? मोनार्की, अगर यहाँ पे राजा होते, अगर यहाँ पे कोई डिक्टेटर होता है हिटलर की तरह, या फिर कोई राजा होते, डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, तो सीधे बंदे को उठा के जेल में डाल दिया जाता अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स की इज्जत यहाँ पे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता ही जनार्दन होती है, क्योंकि यहाँ पे जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही सब कुछ डिसाइड करती है। पब्लिक इज द वन हु हैज़ द राइट टू वोट, हैज़ द राइट टू डिसाइड, हैज़ द राइट टू चूज देयर लीडर्स, करेक्ट। तो पब्लिक की इमेज जो होती है, उनकी जो इज्जत होती है वो बढ़ जाती है। तो अब इसके साथ आगे हम बढ़ जाते हैं, इसको जूम करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ये बढ़ाने। और एक और चीज़ है डेमोक्रेसी के फेवर में, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। एक बार जो हमने मिस्टेक कर दी, एक बार जो पब्लिक ने मिस्टेक कर दी किसी गलत लीडर को इलेक्ट करके, 5 ईयर्स बाद उस मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। तो हर 5 ईयर्स में पब्लिक को ये चांस मिलता है कि वो अपने रूलिंग पार्टी को चेंज कर सकती है या रिटेन कर सकती है एज पर देयर विश, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अब ब्रॉडर मीनिंग्स क्या हैं, क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का बेसिकली, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक दिस, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं इनको। The most common form of democracy takes in our times of a representative democracy. Most common किस तरह की डेमोक्रेसी है? representative टाइप की डेमोक्रेसी है, where the majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. सबसे कॉमन डेमोक्रेसी कौन सी है? सबसे कॉमन होती है डेमोक्रेसी, उसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे मेजॉरिटी जो है सारे डिसीजन ले सकती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों के बिहाफ पे, लोगों की तरफ से सारे डिसीजन कौन लेता है? मेजॉरिटी, ओके। इसको कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो मेजॉरिटी होती है, जो मेजॉरिटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो वोट्स होते हैं वो जिसके फेवर में सबसे ज़्यादा वोट्स डलते हैं वही पार्टी जीतती है या वही लीडर जीतता है, और वही मेजॉरिटी का वोट जिसको मिलता है उसी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से लीडर्स चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में सबकी कंसल्टेशन ली जाती है, उन सभी लोगों का कंसेंट लिया जाता है जो भी इन डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं। सो whoever are going to be affected by the decision, whatever decision be it, उन सबका कंसल्टेशन लिया जाता है, उन सबका अप्रूवल एक तरह से लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पेज। डेमोक्रेसी इज़ अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जैसे प्रिंसिपल को हम किसी भी अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्फीयर में अप्लाई कर सकते हैं। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेसी को हम किसी गवर्नमेंट, किसी एक फैमिली या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैमिली में हर पर्सन का से नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है जिससे कि पूरी फैमिली अफेक्ट होगी और उसमें हर पर्सन का वोट नहीं है, हर पर्सन का कंसल्टेशन नहीं है, तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके अंदर अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी भी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर भी जो कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें पूरे सब लोगों का कंसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट,
I hope you liked my presentation. If so, do consider liking, commenting, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.